डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन was an English writer. She was born in 1775 and died in 1817. इसकी जो स्टोरीज हैं, जितनी भी जेन ऑस्टन की, शी वॉज अ नॉवेलिस्ट और इसकी कहानियों को कहा जाता है कि ड्राइंग रूम स्टोरीज। बहुत फेमस राइटर है और एमए इंग्लिश में, बीएस इंग्लिश में, बीए इंग्लिश में इसका जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल। सो novels needed reform which was served by Jane Austen। इससे पहले जो नावल लिखे जा रहे थे जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, और इसके साथ के या इससे पहले जो राइटर्स लिख रहे थे, सॉरी, हेनरी फील्डिंग का टाइम आप देख लो, किस तरीके से नावल लिखा जा रहा था उस वक्त। जैसे टॉम जोन्स या जोसेफ एंड्रयूस, उनकी स्टोरी लाइन क्या थी, और सोशल इश्यूज को, ख़वातीन को बिलखसूस लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो जेन ऑस्टन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेमिनिस्ट राइटर बिफोर इवन फेमिनिज्म। ऑस्टन का जो प्लॉट होता है स्टोरी का, इट ऑफन एक्सप्लोर द डिपेंडेंस ऑफ वेमेन। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर भी आपको मिलेगा कि डिपेंडेंस ऑफ वेमेन ऑन मैरिज इन द परस्यूट ऑफ फेवरेबल सोशल स्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जेन ऑस्टन के डिफरेंट नॉवेल्स हैं, जिनमें सबसे पहले सेंस एंड सेंसिबिलिटी है जो 1811 में पब्लिश हुआ। फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में पब्लिश हुआ। मैंसफील्ड पार्क 1814, एमा 1815 और परसुएशन 1817। ये इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं। अब प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी कैसे शुरू होती है कि the news that a wealthy young gentleman named Charles Bingley has rented the manor of Netherfield Park, which causes a great stir in the nearby village of Longbourn, especially in the Bennet household। तो ये 5 बहनें हैं, 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं, जिनमें जो यंगेस्ट है फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, सबसे बड़ी है जेन, फिर है एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लिडिया। ये 5 बहनें हैं। और मिस्टर बेनेट इनके वालिद हैं, मिसेस बेनेट इनकी वालिदा हैं। मिसेस बेनेट जो हैं वो बहुत डेस्परेट हैं कि जल्द से जल्द इन सब की शादी हो जानी चाहिए। तो इनको अचानक से खबर मिलती है कि भाई एक वेल्दी यंग जेंटलमैन आ रहा है जिसका नाम चार्ल्स बेंगले है, ठीक है, और इन्हीं के इलाके में यहाँ पास में आ रहा है। तो मिसेस बेंगली जो है वो बहुत डेस्परेट है टू सी हर और टू सी हर ऑल डॉटर्स मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। तो मिस्टर बेनेट जो है, ही पेज अ सोशल विजिट टू मिस्टर बेंगले। बेनेट्स ये सारे जो हैं, ये उनके यहाँ एक बॉल इवेंट होता है डांस का, तो एक पार्टी टाइप होती है, उसको अटेंड करते हैं, जिसमें मिस्टर बेंगले जो हैं वो भी मौजूद हैं। सो ही इज टेकन विद जेन एंड स्पेंड्स मच ऑफ द इवनिंग डांसिंग विद हर। मिस्टर बेंगले जो है, चार्ल्स बेंगले, वो जेन उसे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मतलब इंटेंशनली नहीं करती। चार्ल्स बेंगले वॉज अट्रैक्टेड और इन्फैचुएटेड टू हर। सो हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर डार्सी, जो मिस्टर डार्सी है, वो लेस प्लीज्ड विद द इवनिंग और ही रिफ्यूज टू डांस विद एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ सेकंड नंबर वाली बहन, सबसे बड़ी है जेन, उसके बाद है एलिजाबेथ बेनेट। तो डार्सी जो है वो बड़ा एक रूड और बड़ा एरोगेंट सा, बड़ा प्राउड सा इंसान है और मिस्टर बेंगले का दोस्त है। और ये लोग जो हैं ये थोड़े एलीट क्लास के हैं, जबकि चार्ल्स बिंगली और मिस्टर डार्सी और ये बेनेट फैमिली जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं। तो विच मेक्स एवरीवन व्यू हिम एज एरोगेंट एंड ऑब्नोशियस, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्यूज करता है कि डांस नहीं करना मैंने एलिजाबेथ के साथ। अब सोशल फंक्शन जब खत्म हो जाता है, कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, तो मिस्टर डार्सी फाइंड्स हिमसेल्फ अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ्स चार्म एंड इंटेलिजेंस।
उसको फील होता है कि एलिजाबेथ जो है वो एक चार्मफुल लेडी है और इंटेलिजेंट भी है। जेन जो है उसकी दोस्ती हो जाती है मिस्टर बिंगले के साथ, एंड जेन पेज अ विजिट टू बिंगले मैंशन। अब जेन जो है वो चक्कर लगाती है बिंगले का जो इतना बड़ा मैंशन होता है, बहुत बड़ा आप कह लो कि एक किला नुमा कासल नुमा घर है। ऑन हर जर्नी टू द हाउस शी इज कॉट इन अ डाउनपोर एंड कैचेज इल। रास्ते में बीमार हो जाती है, सर्दी लग जाती है, एंड फोर्सिंग हर टू स्टे एट नीदर फील्ड फॉर सेवरल डेज। काफी दिन ये वहीं पर रहती है उन्हीं की तरफ। So, in order to tend to Jane, Elizabeth hikes through muddy fields and arrives with a spattered dress. ये पहुंचती है, देखती है कि भाई जेन बीमार है, जेन वापस नहीं आई है, तो एलिजाबेथ जो है उसकी हेल्प के लिए चली जाती है। रास्ते में बड़ा कीचड़ है और इसके कपड़े शपड़े खराब हो चुके हैं, तो वहां पे जाके इसको मिस बिंगले मिलती है जो कि चार्ल्स बिंगले की बहन है। अब मिस बिंगले जो है वो इनको पसंद नहीं करती, ठीक है। और उसको पता चलता है कि when she notices that Darcy whom she is pursuing pays quite a bit of attention to Elizabeth। अब मिस्टर डार्सी जो है उसको पसंद करती है चार्ल्स बिंगले की बहन, जिसका नाम है मिस बिंगले, ठीक है। इसको जब पता चलता है कि भी एलिजाबेथ जो है वो मिस्टर डार्सी बहुत ज्यादा अटेंशन देता है इसको, तो ये उससे जेलस होती है। टिपिकल आपको स्टोरी मिलेगी ये, जैसे मतलब कि आप देखो ना, खवातीन के जो मसाइल हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर एलिजाबेथ जो है, जेन, ये दोनों घर आ जाते हैं वापस, और वहां पे इनकी मुलाकात होती है मिस्टर कॉलिंस से। अब मिस्टर कॉलिंस जो है वो एक यंग क्लर्जी मैन है, और उसके पास जो है मिस्टर बेनेट्स की प्रॉपर्टी आने वाली है जी। कैसे? क्योंकि उसका कोई बेटा है नहीं, बेटा कोई नहीं है, तो अब ये मेल एयर्स जो होते हैं, क्योंकि देखो उस वक्त का जो सोशल, यही तो सोशल इशू है बहुत बड़ा कि विरासत जो है वो किसके पास जाएगी जी? मेल के पास जाएगी, क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेंट है। तो अगर किसी का बेटा नहीं है तो बेटी के नाम अगर कोई चीज होगी तो वो डेफिनेटली दामाद के पास चली जाएगी। मिस्टर कॉलिन जो है वो बेवकूफ सा इंसान है, और बेनेट गर्ल्स में से वो कहता है भाई किसी के साथ मेरी शादी हो जाए। शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल ही मेक्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू एलिजाबेथ। जैसे ही वो आता है तो वो प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो बड़ी एक कॉन्फिडेंट और बड़ी इंटेलिजेंट और बड़ी चार्मिंग लेडी है, वो बड़ी स्मार्ट है। वो फौरन से उसको रिजेक्ट कर देती है कि भी बेवकूफ इंसान है ये, ठीक है। अब वो बड़ा प्राउड होता है, मतलब कि वो एक तरह से एहसान कर रहा है इन लोगों पे कि भाई इनकी शादियां नहीं हो रही, तो चलो पसंद कर रहा है, ये उसको प्रपोज करता है। बहरहाल, मीनवाइल द बेनेट गर्ल्स हैव बिकम फ्रेंडली विद मिलिटिया ऑफिसर्स। जो उधर मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं उनके करीब ही, उनके घर के करीब ही कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं, वो वहां पर आके स्टे करते हैं। तो वो बड़े जेंटलमैन किस्म के होते हैं और बड़े जो है ना डिसिप्लिन्ड और एटिकेट्स मैनर्स वाले। तो ये सारी बच्चियां जो हैं, ये लड़कियां जो हैं, ये बड़ी अट्रैक्ट होती हैं फौजियों से। अमंग देम इज विकम। अब विकम जो है वो एक हैंडसम यंग सोल्जर है जो एलिजाबेथ के साथ बड़ा फ्रेंडली है, और उसको बताता है कि भाई हाउ डार्सी जो है क्रूअली चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। अब डार्सी जो है वो विकम का रिश्तेदार है, और डार्सी, विकम बताता है मिस्टर डार्सी के बारे में एलिजाबेथ को कि भाई डार्सी जो है उसने इसको धोखा दिया विरासत के चक्रों में। अब जैसी सर्दियां शुरू होती हैं, बिंगले और डार्सी दे लीव नीदरफील्ड। नीदरफील्ड ये जगह है जहाँ पे ये रहते हैं, एंड रिटर्न टू लंदन। अब ये दोनों वापस चले जाते हैं, और जेन जो है वो उदास हो जाती है क्योंकि उसको बिंगले पसंद है, अब वो दूर चला गया। A further shock arrives with the news that Mr. Collins has become engaged to Charlotte Lucas, Elizabeth's best friend, and the poor daughter of a local knight। तो के गरीब है, तो यही बात होती है क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है जेन ऑस्टन, कि किसी भी तरीके से बस शादी करनी है, किसी अमीर से शादी करोगे तो आने वाली जिंदगी जो है वो आसान गुजर जाएगी। और मिडिल क्लास जो औरतें हैं या मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करती हैं या लोअर क्लास फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, उनके लिए बस उनका टारगेट ये होना चाहिए कि किसी तरीके से कोई अमीर जो है वो मिल जाए और उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए। तो ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है शार्लेट ल्यूकस, जिससे एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है,
जिससे एंगेजमेंट होगी किसकी, मिस्टर कॉलिंस की। और मिस्टर कॉलिंस कौन है, जिसको इसने ठुकराया हुआ है, जिसके प्रपोजल को इसने रिजेक्ट किया है। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। ठीक है, बिंगले और डार्सी वापस चले गए लंदन। जेन जो है वो उदास हो गई है, और इसी दौरान मिस्टर कॉलिन जो है, इसके बारे में पता चलता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड जो है एलिजाबेथ की, शार्लेट ल्यूकस, उसके साथ उसने शादी कर ली है, सॉरी एंगेजमेंट कर ली है। अब शार्लेट जो है वो एलिजाबेथ को बताती है कि शी इज गेटिंग ओल्डर एंड नीड्स द मैच फॉर फाइनेंशियल रीजंस, कि भाई मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरी उम्र भी निकलती जा रही है, मैंने तो इसलिए शादी की है। अब शार्लेट और मिस्टर कॉलिन पहले एंगेजमेंट होती है इनकी, फिर इनकी शादी हो जाती है। और एलिजाबेथ जो है वो प्रॉमिस करती है कि भाई जब तुम अपने नए घर में जाओगी तो मैं वहां पे विजिट करने आऊंगी। अब सर्दियां आ गई हैं। जेन जो है वो दोस्तों को दोस्तों से मिलने जाती है। तो वहां पे असल में वो जाती है लंदन और कहती है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड से मिलूंगी, और उसको उम्मीद होती है कि हो सकता है वहां पे मेरी मुलाकात मिस्टर बिंगले से भी हो जाए। लेकिन मिस बिंगली जो है वो उसको विजिट करती है वहां पे। अब मिस बिंगली वही है जो मिस्टर बिंगली की बहन है, और बड़ा रूडली उससे बात करती है, जबकि मिस्टर बिंगले जो है उसकी उससे मुलाकात नहीं हो पाती। तो अब जो इसने ख्वाब देखे हुए थे कि भाई बैनेट गर्ल्स जो है उनमें से इनकी शादी, जेन की शादी हो जाएगी इतने बड़े घर में, वो इनका जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसने इतना रूडली बिहेव किया होता है। तो ये समझने लग जाते हैं भाई हमारा तो कोई मैच ही नहीं है, इतने प्राउड लोग हैं और अमीर लोग हैं, और अपनी जो है ना दौलत वो हम पे झाड़ना चाहते हैं। आगे अब विंटर के बाद अगला मौसम स्प्रिंग का आ गया है। एलिजाबेथ जो है वो शार्लेट को विजिट करने जाती है, और वो who now lives near the home of Mr. Collins patron, ठीक है, लेडी कैथरीन, who is also Darcy's aunt। तो ये जो आंटी है, आप कह लो आंट है किसकी, एलिजाबेथ बेनेट की। डार्सी कॉल्स ऑन लेडी कैथरीन एंड इनकाउंटर्स एलिजाबेथ, ठीक है, ये वहां पे इसकी एलिजाबेथ से मुलाकात होती है, और उसकी जो प्रेजेंस होती है वो इसको थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल भी करती है। ठीक है, whose presence leads him to make a number of visits to the Collins home where she is staying। अच्छा, वन डे ही मेक्स अ शॉकिंग प्रपोजल ऑफ मैरिज। एक दिन वो अचानक से जो है वो उसको दोबारा प्रपोज कर देता है। एलिजाबेथ उसको फिर रिफ्यूज कर देती है। वो उसको बताती है कि भाई डार्सी दैट शी कंसिडर्स हिम एरोगेंट एंड अनप्लेजेंट। एक दिन ये उसको बताती है कि भाई डार्सी जो है वो इसको बड़ा एरोगेंट और अनप्लेजेंट लगा है। और वहीं पे ये गुस्सा करती है, बिंगले का भी गुस्सा उतारती है, और कहती है कि भाई बिंगले ने जो है वो जेन को छोड़ के चला गया, उसका दिल तोड़ दिया उसने। और डार्सी को साथ ये भी कहती है कि भाई विक्रम के साथ तुमने क्या ज्यादती की है। ठीक है, तो ये डार्सी जो है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये सारी बात ये डार्सी से कर रही है। डार्सी को कहती, शी टेल्स डार्सी दैट शी कंसिडर्स हिम एरोगेंट एंड अनप्लेजेंट। ठीक है, और मतलब सारे गिले शिकवे इकट्ठे कर देती है। उसको कहती है कि भाई तुम बहुत प्राउड हो और तुम्हारे पास बड़ी दौलत है, तो तुम नखरे करते हो आगे से, और तुमने जो है वो विक्रम के साथ भी ज्यादती की है विरासत को लेके, और तुम्हारा दोस्त जो है वो जेन को रुलाता है, चला गया है छोड़ के उसको बीच में, इतनी उसने होप क्यों पैदा की। तो उसकी बहन ने भी बड़ी बदतमीजी की। तो डार्सी जो है वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसको एक लेटर देता है। अब लेटर में क्या है कि ही एडमिट्स that he urged Bingley to distance himself from Jane, but claims he did so only because he thought their romance was not serious। तो ये मान जाता है, इस चीज को कन्फेस कर लेता है कि भाई बिंगले को इसी ने एडवाइस किया था कि भाई तुम जेन से फासला रखो, क्योंकि इसको लगा कि भाई इनका जो रोमांस है वो कोई सीरियस नहीं है, और उसको फॉल्स होप्स ना दो। तो ये बड़ा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और बड़ा रियलिस्टिक किस्म का आदमी है। कहता है ये इसके नजदीक भी ये मोहब्बत शोहब्बत नहीं है, तो इतना जो है वो इतनी जो कुर्बत है वो जरूरी नहीं है, ना करो फिर बाद में दिल तोड़ोगे, ऐसी मसला वो पैदा होगा। एज फॉर विकम, विकम के बारे में वो बताता है एलिजाबेथ को कि जो यंग ऑफिसर है वो झूठ बोल रहा है। रियल कॉज जो है डिसएग्रीमेंट का वो ये है कि विकम्स अटेम्प्ट टू इलॉप विद हिज यंगर सिस्टर। इसकी जो छोटी बहन है डार्सी की, जॉर्जिना, उसके साथ विकम भागना चाहता था। तो उस पे डिसएग्रीमेंट आया था कि उसको लेके वो भागना चाहता था, उसको पसंद करता था या जो भी है। तो इस लेटर से एलिजाबेथ जो है वो अपनी फीलिंग्स को दोबारा से री इवेलुएट करती है। अब वो घर आती है
और विकम से जो है ना वो थोड़ा सख्ती से बात करती है, और उसको क्योंकि पता चल जाता है कि भाई विकम जो है वो तो फजूल आदमी है। अब फौज यहाँ से जा रही है, और जितनी बैनेट गर्ल्स हैं, मतलब कि छोटी बहनें हैं इसकी, वो परेशान होती हैं कि भाई ये फौजी यहाँ से जा रहे हैं, अब ये तो बड़े मतलब कि अट्रैक्शन फील कर रहे थे उनमें बहनें, तो इनका दिल टूटने लग जाता है अभी। लिडिया क्या करती है अब, इसकी जो सबसे छोटी बहन है, she manages to obtain permission from her father to spend the summer with an old colonel in ब्राइटन। अब इनका एक कोई जानने वाला है जी, ओल्ड कर्नल है ब्राइटन में, तो ये अपने बाप से इजाजत लेती है कि मैं समर वेकेशन जो है वो वहां पे गुजारना चाहती हूँ। अब वहां पे विकम की रेजिमेंट भी लगी हुई है, विकम की ड्यूटी है वहां पे। तो जैसी जून आता है, एलिजाबेथ जो है वो फिर से सफर पे चली जाती है, और इस वक्त वो गार्डनर्स के साथ जाती है, वो आर रिलेटिव्स ऑफ द पेरेंट्स, अपने मतलब रिश्तेदारों के साथ चली जाती है। तो अब ये डार्सी की स्टेट के करीब वहां पे पहुंचती है, पेम्बरले वहां पर, और इसको पता चलता है कि भाई डार्सी जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये उसकी डार्सी के जो सर्वेंट्स हैं उनसे मिलती है, और इसको पता चलता है कि भी बड़ा जो है ना वो जेनरस मास्टर है और बड़ा वंडरफुल इंसान है। अचानक से डार्सी आ जाता है, और बड़ा जो है ना वो उसको ट्रीट करता है इस तरीके से, और वो इनवाइट करता है एलिजाबेथ को, आओ मैं अपनी बहन से तुम्हें मिलाता हूँ। अब इसकी बहन वही है जो जॉर्जियाना डार्सी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये वो कहता है कि आओ मेरी बहन से मुलाकात कर लो, तो कुछ ही देर बाद जो है वो हमें पता चलता है कि लेटर आता है जी घर से, और उसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ को बताया जाता है, घर वाले लेटर में बताते हैं कि भाई लिडिया जो है वो विकम के साथ भाग गई है, और कपल जो है वो अब मिल ही नहीं रहा। सो दे मे बी लिविंग टुगेदर आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब कि वो शादी के बगैर हो सकता है साथ रह रहे एज अ पार्टनर्स। अब ये एक बहुत बड़ा डिस्ग्रेस का आप कह लो पॉइंट है, मोमेंट है इनके लिए, क्योंकि इनके यहाँ भी देखो ना सोशल नॉर्म्स हैं, इनके यहाँ भी कस्टम्स हैं कि विदाउट वेडिंग इफ यू आर इलोप्ड और यू रैन अवे फ्रॉम योर फैमिली विदाउट द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स, ये एक मशरकी रिवायात आपको इसमें भी देखने को मिलती है, जो विक्टोरियन सेंटिमेंट्स हैं। तो fearful of the disgrace such as a situation would bring on her entire family, Elizabeth uh, comes home hurriedly, और जो मिस्टर गार्डनर है उसका जो फैमिली जो उसके रिलेटिव हैं, और मिस्टर बेनेट, वो भी लिडिया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं कि भाई हम देखते हैं, मदद करते हैं इनकी। लेकिन मिस्टर बेनेट जो है वो घर आ जाते हैं और उनको नहीं मिलता। ठीक है, just when all hope seems lost, a letter comes from Mr. Gardner saying that the couple has been found and that Wickham has agreed to marry Lydia in exchange for an annual income। मतलब इतना फजूल आदमी है, वो कहता है कि भी मुझे एनुअल इनकम दी जाए तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ। अब बेनेट्स जो हैं दे आर कन्विंस्ड दैट मिस्टर गार्डनर हैज पेड ऑफ विकम, कि वही मिस्टर गार्डनर जो इनका रिलेटिव है उसने एनुअल इनकम दे दी है उसको। तो बट एलिजाबेथ learns that the source of the money and of her family salvation was none other than the Darcy। अच्छा, अब ये है कि विकम ये कहता है कि भाई मुझे इनकम मिल गई है तो मैं लिडिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मिस्टर गार्डनर कौन है, इनका रिलेटिव है। लेकिन एलिजाबेथ जो है उसको पता चल जाता है ये कि उसको एनुअल इनकम जो है, पैसे जो है वो गार्डनर ने नहीं दिए होते, बल्कि डार्सी ने दिए होते इनकी इज्जत बचाने के लिए। अब विकम और लिडिया की शादी हो गई है, ये अपने लॉन्ग बर्न वापस आते हैं जहाँ पे इनकी फैमिली होती है। मिस्टर बैरनेट जो है वो अब उससे नाराज है। उसके बाद बहरहाल ये अपनी फैमिली से मिलती है लिडिया, और देन दे डिपार्ट, और विकम की जो नई पोस्टिंग है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड वहां पे ये चले जाते हैं। उसके बाद बिंगले जो है वो नेदरफील्ड से वापस आ जाता है, और अपनी जो बातचीत है जेन के साथ वो दोबारा स्टार्ट कर देता है। डार्सी जो है वो भी उसके साथ रह रहा है, और बेनेट्स को अक्सर मिलने आता है, मतलब ये जितनी भी फैमिली है बेनेट्स की, एलिजाबेथ वगैरह और सारे घर वाले, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ हिज डिजायर टू मैरी एलिजाबेथ। अभी तक वो पसंद करता है लेकिन कन्फेस नहीं करता और मानता नहीं है कि भी मैंने एलिजाबेथ से शादी करनी है। बिंगले जो है ऑन द अदर हैंड वो प्रपोज कर देता है जेन को, और टू द डिलाइट ऑफ एवरीवन बट बिंगलेस सिस्टर। ठीक है, सब खुश होते हैं, और मतलब कि ये क्या हो गया अभी अचानक से। अब सारी फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है, उसी वक्त जो है वो लेडी कैथरीन आ जाती है। लेडी कैथरीन कौन है, इसकी आंट है। ठीक है,
सो शी पेज अ विजिट टू लॉन्गबर्न, इनके घर आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम डार्सी, जो कि उसका भतीजा है, सॉरी ये डार्सी की आंट है, ठीक है, तो कहती है कि तुम डार्सी जो कि भतीजा है मेरा, उसके साथ शादी करने का सोचती हो, क्योंकि उसको लगता है कि बेनेट, ये जितनी भी बेनेट्स हैं वो अनसुटेबल मैच है डार्सी के लिए। तो लेडी कैथरीन कहती है कि भाई एलिजाबेथ को कहती है कि तुम मेरे से वादा करो कि तुम उसको रिफ्यूज करोगी। तो एलिजाबेथ जो है वो उसको रिफ्यूज कह देती है, रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि आई एम नॉट एंगेज टू डार्सी बट शी विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग अगेंस्ट हर ओन हैप्पीनेस। कुछ देर बाद जो एलिजाबेथ और डार्सी जो है ये दोनों जा रहे होते हैं बाहर, और वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है इसके साथ। तो शी एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल एंड बोथ जेन एंड एलिजाबेथ आर मैरिड। अच्छा, इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है, मतलब कि जेन को बिंगले मिल जाता है और एलिजाबेथ को डार्सी मिल जाता है। अगर हम इस नॉवल की थीम्स की बात करें तो इसमें थीम मनी के बारे में बात की गई है, पैसे की अहमियत क्या है, क्लास डिफरेंस है, क्लासेस के बारे में बात बताई गई है कि भी अपर क्लास है, लोअर क्लास है। मैरिज एक मेजर थीम है इस नॉवल में, थीम ऑफ लव है, और ऐसा लव जो अनएक्सप्रेस्ड लव, फॉर एग्जांपल एलिजाबेथ जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव है, डार्सी जो है वो बड़ा रिजर्व किस्म का है, और उसका प्राइड और इसकी, आप कह लो कि देखो इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, एक इंसान अपना प्राइड जो है उसको सामने रखता है, दूसरा जो है वो अपना प्रेजुडिस उसको सामने रखता है। फिर फैमिली, ये भी इसकी एक थीम है, रेपुटेशन, फैमिली, रेपुटेशन की वजह से ही जो है मिस्टर डार्सी जो है वो बिंगले को रोकता है कि जेन से दूर रहो, रेपुटेशन की वजह से ही अपना जो है अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। फिर इस तरीके से यूनिटी, सारी बहनों की आपस में जो यूनिटी है वो दिखाई गई है, फैमिली की जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, फैमिली का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। तो अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को देख लें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे कि एलिजाबेथ बेनेट, उस पर हम बात कर लेते हैं कि ये नॉवल की प्रोटोगनिस्ट है, मिस्टर बेनेट की सेकंड डॉटर है, मोस्ट इंटेलिजेंट और सेंसिबल है जितनी भी पांच बहनें हैं इनमें। शी इज वेल रेड एंड क्विक विटेड, फौरन से ठग से जवाब देती है, ठीक है, और जुबान की तेज है, एंड शी प्रूव्स टू शार्प फॉर हर ओन गुड। तो हर रियलाइजेशन ऑफ डार्सीज एसेंशियल गुडनेस इवेंचुअली ट्रायम्फ्स ओवर हर इनिशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम। तो इसका प्रेजुडिस है असल में, क्योंकि ये समझती है कि भाई ये अमीर लोग हैं, तो ये अमीर हमें तो बेहतर तरीके से ट्रीट ही नहीं कर सकते। तो ये शुरू में जो इसका आप देखते हो कि शुरू में जो इसकी परसेप्शन है डार्सी के बारे में वो कुछ और कहती है और बाद में कुछ और कहती है। तो ये इसी की, क्योंकि इंटेलिजेंट तो है लेकिन क्विक विट भी है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है मिस्टर डार्सी का। डार्सी एक वेल्दी जेंटलमैन है और पेम्बरले का वहां पे मास्टर है, लेडी कैथरीन डिबोरो का नेफ्यू है। डार्सी इंटेलिजेंट है और ऑनेस्ट है, लेकिन उसका प्राइड जो है ना, इट कॉजेज हिम टू लुक डाउन ऑन हिज सोशल इंफीरियर्स, प्राउड है बहुत ज्यादा। ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल, जैसे थ्रू आउट द प्लॉट हम देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रियलाइज करता है और एलिजाबेथ के लव को एडमायर करना शुरू कर देता है, उसकी इंटेलिजेंस को, और उसका जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उससे बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और एक्सप्रेसिव नहीं है इतना ज़्यादा, एंड में एक्सप्रेस होता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। फिर हमारे पास जो इसकी बड़ी बहन है जेन बेनेट, वो एल्डेस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है सारी सिस्टर्स में। जेन बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है और बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत जेंटल है, अपनी बहन एलिजाबेथ जैसी नहीं है, सेंसिबल है। और ये और बिंगले जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, इनके बीच में कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा है कैरेक्टर्स के बीच में, और एक म्यूचुअल डिसटेस्ट भी है, ठीक है, दैट इनकाउंटर्स बिटवीन एलिजाबेथ एंड दैट मार्क्स द इनकाउंटर्स बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी। चार्ल्स बिंगले, जिसके साथ इसकी बाद में शादी हो गई है, या जिसने इसको प्रपोज किया है जेन को, वो डार्सी का दोस्त है, बहुत वेल्दी है, और बिंगलेस परचेज ऑफ नेदरफील्ड जो ये परचेज कर लेता है, बहुत बड़ी स्टेट है जो बेनेट्स के घर के करीब है।
और इसका असल में ये जो अमल है, नेदरफील्ड जो एक बड़ी स्टेट है जो बेनेट्स के घर के नज़दीक है, इसका खरीदना ये बहुत बड़ा एक आप कह लो कि एक सेंट्रल पॉइंट नॉवल की स्टोरी के हवाले से। ये यहाँ पे ये इस जगह को परचेज ना करता, ये यहाँ पे ना आता, तो ये स्टोरी कैसे आगे फिर चलती। सो ही इज़ वेल इंटेंशनड जेंटलमैन और बहुत इजी गो नेचर है इसकी, डार्सी की तरह का नहीं है ये। तो बहरहाल अनकेयरिंग अबाउट क्लास डिफरेंसेस, ये इतना नहीं सोचता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, बस इसको अच्छा लग गया है, अगर इसको जेन अच्छी लग गई है तो ये जेन के आगे किसी और को नहीं सोचेगा। तो इसके अंदर ज्यादा वो क्लासेस वाली बात नहीं है। मिस्टर बेनेट जो है वो एलिजाबेथ और जेन का, लिडिया का, इन सब का बाप है। ये एक फैमिली, बेनेट फैमिली का पैट्रियार्क है और जेंटलमैन है। मॉडेस्ट इनकम है, मिडिल क्लास आदमी है, 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं इसकी। और मिस्टर बेनेट हैज अ सार्केस्टिक cynical sense of humor that he uses to purposefully irritate his wife। तंज करता रहता है बीवी पे और तंजो मजाक चलता रहता है। बच्चियों से बहुत प्यार करता है, एलिजाबेथ से तो सबसे ज्यादा करता है। सो ही ऑफन फेल्स एज अ पेरेंट। क्यों जी फेल? क्योंकि एक तो प्यार बहुत ज्यादा करता है, पैसा नहीं है इसके पास, और इसकी बेटियां जो हैं जवान होके भी अनमैरिड है, इसलिए ही ऑफन फेल्स एज अ पेरेंट, preferring to withdraw from the never-ending marriage concerns of the women around him rather than offer help। तो ये एक फेल फादर है, इसलिए क्योंकि भाई इसकी बेटियां जवान हो गई हैं और अभी तक शादी नहीं हुई उनकी। तो और ये कहता है ये शादियों की ये जो बातें हैं, शादी कब होगी कैसे होगी, मुझे इस किस्से से तो दूर रखो। तो फरार चाहता है, escape करता है इस टॉपिक को। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ये एक फेल एज अ पेरेंट। मिसेस बेनेट जो है दूसरी तरफ, ये एक फूलिश औरत है, नॉइजी वुमेन है, चीखती चिल्लाती रहती है हर वक्त, और उसका बस एक ही मकसद है कि भाई मैं अपनी बेटियों को जो है वो शादी होते हुए देख लूं, बच्चों की शादी देख लूं अपनी जिंदगी। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो जेन ऑस्टन ने जो कैरेक्टर दिखाया है मिसेस बेनेट का, वो ऐसा है। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, सोच की बात नहीं कर रहा कि शादी का पेरेंट्स को सोचना नहीं चाहिए। तो हम जेन ऑस्टन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ हर लो ब्रीडिंग एंड ऑफन अनबिकमिंग बिहेवियर, Mrs. Bennet often repels the very suitors whom she tries to attract for her daughters। तो कभी कभार कोई ऐसी बातें भी होता है ना कि इंसान जो बहुत ज्यादा सोचता रहता है हर वक्त कि शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, तो जब वो शूटर्स आते हैं, रिश्ते की बात हो रही होती है, तो अक्सर जो है वो मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं कि भी अगले लोग अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम कहाँ आ गए। तो मिसेस बेनेट भी ऐसी कैरेक्टर है। उसके बाद विक्रम का कैरेक्टर आ जाता है। ये एक हैंडसम है और मतलब कि एक डेडिकेटेड मिलिट्री ऑफिसर है, जिसका पता चलता है कि भी आगे जाके सही तरक्की भी करेगा। विक्रम गुड लुक्स हैं उसकी और चार्मिंग है, जो कि एलिजाबेथ को भी पहले अट्रैक्ट करता है शुरू में। लेकिन डार्सी जब बताता है विक्रम के बारे में कि भाई उसका पास्ट जो है वो अच्छा नहीं है, तो उसके बाद उसकी ट्रू नेचर जो है वो हमें देखने को मिलती है, जब डार्सी एलिजाबेथ को बताता है विक्रम की असलियत के बारे में। लिडिया बेनेट, ये छोटी बहन है, सबसे छोटी, बड़ी बातूनी है, गपशप करती है, इमेच्योर है और अपनी, वो कहते हैं ना कि अपनी अना में रहने वाली, खुद में रहने वाली, बस सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ इन्वॉल्व है। और एलिजाबेथ की तरह नहीं है लिडिया। लिडिया flings herself headlong into the romance and ends up running off with Wickham। मतलब कि एक आजादाना सोच की मालिक है, इमेच्योर है, अच्छे बुरे की इसको तमीज नहीं है, और हमें पता चलता है कि भाई रोमांस में इस हद तक पागल हो चुकी है कि एंड में विक्रम के साथ भाग जाती है। ना अपनी फैमिली के रेपुटेशन का सोचती है, क्योंकि ना सोचती है कि भाई क्या इसके आउटकम्स होंगे, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ऑनर की बात नहीं सोचती है, बस जो कर गुजरती है, जो सोचा होता है इसने। इतनी ज्यादा इस हद तक अट्रैक्ट हो जाती है उससे, इन्फैचुएटेड हो जाती है मैं कहूँगा। फिर मिस बिंगले, ये बहन है चार्ल्स बिंगले की, स्नोबिश है, ठीक है, बदतमीज सी है, रूड है, डार्सी को पसंद करती है, लेकिन डार्सी उसको बिल्कुल घास नहीं डालता, हालांकि इनमें आपस में कोई क्लास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बड़ी कोशिश करती है उसको अट्रैक्ट करने की, लेकिन डार्सी जो है वो एलिजाबेथ की ब्यूटी, एलिजाबेथ की इंटेलिजेंस, उसकी स्मार्टनेस और उसके एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बड़ा मुतासिर है।
ऑल्दो वो कन्फेस नहीं करता शुरू में उसे, लेकिन वो इसको भी रिफ्यूज ही करता है। तो मिस बिंगली जो है जेलस खातून है जो एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा जेलस भी होती है। इसमें सिंबलिज्म भी यूज हुआ है, जैसे प्राइड, प्रेजुडिस, डांसिंग, पेम्बरले हाउसेस, नेचर, द आउटडोर्स। इसको हम जब तफसील से डिस्कस करेंगे तो इस पे हम बात करेंगे कि इसमें सिंबल्स डिस्कस हुए, इनका क्या क्या मतलब है। आयरनी, आयरनी पे हम बात कर लेते हैं कि ये नॉवल है जो स्टार्ट होता है, ये आयरॉनिकल है बड़ा। ये नॉवल स्टार्ट होता है और इसका पहला सेंटेंस ही है ऐसे कि इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो ये एक बड़ा आप कह लो आयरॉनिकल बात इसने की है, ठीक है। जैसे एक और जगह जेन ऑस्टन लिखती है कि शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। ठीक है, कि शी इज टॉलरेबल, बर्दाश्त की जा सकती है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। तो इसमें ड्रामेटिक आयरनी है जो डार्सी के बिहेवियर में हमें नजर आती है। इसको भी हम जब नॉवल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो क्योंकि ये समरी है, शॉर्ट समरी, तो इसको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा इसमें सिंबलिज्म कहाँ पे है, आयरनी कहाँ पे है। तो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून फॉर कंप्लीट लेक्चर। इसमें हम जेन ऑस्टन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।